वलय का निर्धारण, वलय निर्धारण टॉपिक चल रहा था। वलय निर्धारण टॉपिक में सबसे फर्स्ट बात ये थी कि हमें वलय बतानी है। ये कोई भी मोनोसेक्राइड, जैसे मोनोसेक्राइड का एग्जांपल ग्लूकोज की वलय फ्यूरेनोज है या फिर पायरेनोज है। फ्यूरेनोज और पायरेनोज में फ्यूरिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह थी और पायरिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह थी। तो फ्यूरिन की स्ट्रक्चर में, फ्यूरिन और पायरिन की स्ट्रक्चर में सिर्फ एक अंतर ये था कि फ्यूरिन में 1 2 3 4 5 ये पायरिन में होते हैं, ऑक्सीजन से 5 कार्बन अटैच होंगे, और फ्यूरेनोज में या फिर फ्यूरिन में 1 2 3 4 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इससे एक क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे हमने सबसे पहले ग्लूकोज लिया, अभी हमने ये दोनों ग्लूकोज ले लिए हैं और हमें नहीं पता है कि ये ग्लूकोज में इसमें पायरेनोज है या फिर फ्यूरेनोज है। हमने ये बना लिया, ठीक है। हमने एक बार डी प्लस ग्लूको फ्यूरेनोज बनाया है और एक बार डी प्लस ग्लूको पायरेनोज बनाया है, ठीक है। हमने ये मिक्सचर ले लिया मान लो। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CH3OH मेथनॉल से अभिक्रिया करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में। इससे पहले वाले टॉपिक्स में जब हम मैथिलीकरण करवा रहे थे तो रिएजेंट जो ये वाली यूज़ किए थे वो पढ़ चुके हैं। जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और ये CH3 इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही CH3 पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, अब मैथिलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ ईथर को पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में, तो हमने CH3 का होल टू SO4 रिएजेंट यूज़ किया था जो बार बार मैथिलीकरण के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसने मैथिलीकरण को स्टार्ट कर दिया और इससे दोबारा जब मैथिलीकरण होगा तो बार बार मैथिलीकरण होगा, तो जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पे मैथिलीकरण होकर क्या हो जाएगा, यहाँ OH है तो OCH3 जहाँ भी है वो OCH3 में चेंज हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे OCH3, यहाँ OCH3 होगा, यहाँ केवल H होगा, ठीक है। OCH3 तो OCH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया, OCH3। इसमें 1 2 3 4 5 एक कार्बन और रह गया है, तो यहाँ COH और H, तो क्या हो गया, यहाँ OCH3 यहाँ OCH3 सारी जगह OCH3। सेम इसी तरह भी जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर OCH3 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पर जो OH था, यहाँ CH, स्टार्टिंग में CHOH था, ठीक है। यहाँ पर CHO बना कैसे, जो हमने स्टार्टिंग की मैथिलीकरण की, हमें इसको मैथिलीकरण की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चेंज करना था। अब दोबारा से हमें इसे CHOH में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में ही डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे ही डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से CH3 निकल जाएगा और यहाँ पर दोबारा से H आके जुड़ेगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, इसकी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। पहले ऐड हो रहा था, अब इसमें से निकलेगा, CHOH हो गया। अब इसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस चेन में से ये जो एल्कोहल है, सिर्फ एक ही ऊपर दोनों यही है और सब OCH3 में चेंज हो चुके हैं OH, तो इसमें क्या होगा, ये जो एल्कोहल है CHOH, ये हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में 2 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में चेंज होते हैं, लेकिन ये 1 डिग्री है तो ये किस में CHOH, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये बन गया 2 3 5 6 टेट्रा मेथिल ग्लूकोज, और इसमें भी क्या बना है 2 3 4 6। ये कैसे फॉर्म हुआ है, एल्डिहाइड में चेंज हुआ, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड में चेंज हुआ है, लेकिन साथ में कैसे हुआ है,
जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन करवाया बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होते समय कार्बन का एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा और एक से ये H जुड़ा होगा वो ब्रेक होगा। दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, ये H यहाँ से निकलेगा और ये H जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें सिर्फ सिंपल ये बात याद रखना है, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CHOH का एल्डिहाइड में चेंज होगा और साथ में ये OH में कन्वर्ट होगा और OH में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये किस में बदल रहा होगा, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड सिर्फ हमेशा याद कैसे रखेंगे, अल्कोहल है 1 डिग्री, अल्कोहल किस में चेंज हो चुका है, एल्डिहाइड में चेंज हो गया है और साथ में ये बॉन्ड टूटा है और इस बॉन्ड के टूटने के साथ साथ ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H। यहाँ पर एक H पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब हमें 2356 टेट्रामेथिल ग्लूकोज और 2346 टेट्रामेथिल ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज मिले हैं, लेकिन एक फ्यूरेनोज से बना है और एक पायरेनोज, मतलब एक फ्यूरीन रिंग से बना और एक पायरेन रिंग से। जब हम इसका ऑक्सीडेशन फिर करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने पर इसका ऑक्सीडेशन, जब हमने फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करवाया था तो एक ही अल्कोहल प्रेजेंट था, एक ही अल्कोहल प्रेजेंट होने से ये CHOH एल्डिहाइड में चेंज हो गया था, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा था, उसके साथ कौन आके जुड़ा था, OH आके जुड़ा था। लेकिन अगर हम दोबारा इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये तो एल्डिहाइड में चेंज हो चुका है, हमें इस अल्कोहल को चेंज करना हो तो ये अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन है ये, तो ये तो कीटोन में, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। तो ये एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन जो अल्कोहल बचे हुए हैं, ये अल्कोहल और ये अल्कोहल, ये दोनों अल्कोहल आगे जाके क्या बनाएंगे, कीटोन, क्योंकि ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री कीटोन बनाते हैं, तो ये कीटोन बना दिया, ठीक है, कीटोन है, C डबल बॉन्ड O। जब हम इसकी आगे प्रोसेस को जारी रखते हैं तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाता है और ये समूह निकल जाते हैं। ये समूह निकलने के बाद हमें ऑक्सीडेशन को जारी रखना है। हमने जब ऑक्सीडेशन को जारी रखा तो ये बॉन्ड टूटकर ये समूह निकल जाएगा और ये जो कीटोन है, एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड था एंड कीटोन दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में ही कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही किसमें बाद में जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये और ये दोनों जो कीटोन बने हैं, ये दोनों कीटोन किस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ये निकल जाएगा। इसमें जो निष्कासित होने वाला समूह है वो रिप्रेजेंट बार बार नहीं किया जाता है, इसमें केवल चेंज होने पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बार बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर हम इस वाले स्टेप को और क्लियरली समझें तो क्या है, CHOH, C एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH जुड़ा हुआ है और ये इस तरह से बॉन्ड निकला हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये अलग हो गया। तो ये अभी हम सिर्फ इस वाले और इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ O जुड़ गया, इसके साथ H, एक बॉन्ड, इस कार्बन का मतलब एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से बात करें तो देखो ये बॉन्ड है, यहाँ से एक H निकलेगा और ये H जाके इस पर ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया। कार्बन ने आगे चेन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो कार्बन का 1 2 बॉन्ड तो ये रहे, 3 थर्ड बॉन्ड ये रहा, 4th बॉन्ड टूटा है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है, तो ऑक्सीजन के ये दोनों बॉन्ड मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CHO, ठीक है। ये H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में अल्कोहलिक समूह एल्डिहाइड में बदल गया है।
अल्कोहल के एल्डिहाइड में बदलने की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू कंप्लीट होती है, इसीलिए डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इस प्रोसेस में अल्कोहलिक समूह, अब अल्कोहलिक चेंज होने के एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट अल्कोहल एल्डिहाइड में इस तरह चेंज हो के या फिर बॉन्ड तोड़ के इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। क्या हुआ है, सी, दोबारा से देखो, COH और यहाँ पर H, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड ये टूट गया, ये OH का H टूट कर इस वाले कार्बन पे आ गया, ठीक, दो बॉन्ड टूटे, दो सिग्मा टूट कर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड में जाके हमने देखा था कि दोनों तरफ COOH जुड़ गए, क्या बनाया लास्ट प्रोडक्ट, 2,3 ऑक्सीडाई मेथिल टार्टरिक एसिड एंड है जाइलो ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। क्या होता है, जो ग्लूकोज की वलय की बात करें तो 5 सदस्यीय वलय और 6 सदस्यीय वलय, ये दोनों ही वलय होती हैं वो स्टेबल टाइप की होती हैं। मतलब अगर हम स्टार्टिंग की वलय देखें तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 सदस्य दोनों ही स्टेबल कंडीशन में हैं। इन दोनों ही स्टेबल, एक फ्यूरेन और पायरेन, हमें पहचानना है कि ये कौन सी फ्यूरेनोज है कौन सी पायरेनोज है, तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर है, मिक्सचर में इस तरह से मैथिलीकरण करवाएंगे, मैथिलीकरण करवाने के बाद ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो लास्ट में प्रोडक्ट अगर 2,3 ऑक्सीडाई मेथिल टार्टरिक एसिड बने तो जो वलय होगी वो फ्यूरेनोज होगी, अगर जाइलो ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड बने तो जो वलय होगी वो कौन सी होगी, पायरेनोज वलय होगी, ओके। ये वलय का निर्धारण करने की विधि चल रही थी। इसके बाद मैथिलीकरण के बाद दूसरी थी पर आयोडिक एसिड द्वारा। अब हम पर आयोडिक एसिड द्वारा पता लगाएंगे कि कौन सी फ्यूरेन है कौन सी पायरेन है, दोनों ही वलय स्टेबल हैं। पर आयोडिक एसिड मेथड में क्या होगा, वही हमने ग्लूकोपायरेनोसाइड और ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड लेनी है, मेथिल D+ और मेथिल डी, ये भी मेथिल D है और ये भी मेथिल D है, ये पायरेन है और ये फ्यूरेन है। अब इसमें से हमें मिक्सचर है, हमें नहीं पता है कि ये पायरेन है या फ्यूरेन है, तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर में अगर हम HiO4 की अभिक्रिया करवाएंगे तो HiO4 की रिएक्शन करवाने पर अगर हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, तो वो जो वलय होगी वो पायरेन होगी, लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता है तो वलय होगी वो कौन सी होगी, फ्यूरेन होगी। इसमें फॉर्मिक अम्ल की जगह क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें बनता है बॉन्ड टूटने में अंतर ऐसा होता है कि फॉर्मिक के स्थान पर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। जब हम ग्लूकोपायरेनोसाइड की अभिक्रिया HiO4 के 2 मोल के साथ करवाते हैं तो बॉन्ड इस तरह से टूटता है और इस बीच में से एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये टूटता है और इसमें से ये अल्कोहल अलग होता है और ये अल्कोहल HiO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर इसका ऑक्सीकरण होगा और ये ऑक्सीकरण के दौरान किस में बदल जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। कैसे बदलेगा, ये अल्कोहल है, किसी भी तरह जब हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे तो ये अल्कोहल है और अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अगर हम इसे ये माने कि ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, अगर अलग करने के बाद देखें तो 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसमें देखें तो ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कीटोन बनाएगा और कीटोन पे आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड में किस में बदल गया, फॉर्मिक एसिड में। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो बॉन्ड एक यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक, साथ में इसमें फॉर्मिक एसिड बनने के साथ साथ डाई एल्डिहाइड बनेंगे, जबकि इसमें क्या बनेंगे, ट्राई एल्डिहाइड। देखो इसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये एक बॉन्ड यहाँ से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ये 5 मतलब फ्यूरेन और ये पायरेन। इसमें ये बॉन्ड यहाँ से और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे ही यहाँ से होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होगा और ये इसका आगे जाके ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बॉन्ड यहाँ से टूटेगा,
जैसे ही यहाँ पर से बॉन्ड टूटेगा तो एक यहाँ पे भी ये वाला पार्ट अलग हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये अल्कोहल चेंज होके किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये एल्डिहाइड में, ये यहाँ से एल्डिहाइड में। इस तरह से पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हमने ग्लूकोर और पायरीन और फ्यूरेनोसाइड का एक मिक्सचर लिया है, अगर हमें फॉर्मिक एसिड मिले तो उस कंडीशन में वो पायरीन वाले होगी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बने तो फ्यूरिन वाले होगी। इसके बाद अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड से। डाइसैकेराइड को हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है डाइसैकेराइड, डाई शर्करा। जब डाइसैकेराइड वे होती हैं जो टूटकर मोनोसैकेराइड देती हैं, जो जल अपघटित होकर दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, डाइसैकेराइड कहलाती हैं। टूट कर देंगे ये मोनोसैकेराइड देंगे। ये जो डाइसैकेराइड होती हैं ये भी कैसी होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, सॉलिडोज होती हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में सॉल्यूबल विलयशील होते हैं। जैसे अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। हम इसको किस तरह से याद करेंगे, तो ये तीनों ही टूटकर क्या बनाएंगी, मोनोसैकेराइड। तो सक लक माल्टो, तो ये टूटेंगी किस में, GF गल जी की GG, सक लक माल्टो GF गाल जी की GG। मतलब जो ग्लूकोज सुक्रोज है ग्लूकोज फ्रक्टोज, लैक्टोज जो लैक्टोज होगा वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, और माल्टोज होगा वो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इकाइयों में टूटेगा। ठीक है। इसके बाद हम अगर डाइसैकेराइड इकाइयों की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपचायक शर्करा और दूसरा होगा अनअपचायक शर्करा। अब हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे। अपचायक शर्करा क्या होती है, इसके नोट्स में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट है, अगर ये फेहलिंग विलियन का अपचयन करती हैं तो ये क्या होंगी, अपचायक शर्करा होंगी। अगर ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या बनाएं, ऑक्जिम बनाएं, तो भी ये अपचायक शर्करा होंगी। ये फेनिल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाएं तो भी अपचायक शर्करा होंगी। नेक्स्ट, अगर ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन रिप्रेजेंट करें तो भी अपचायक शर्करा होंगी। अब ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, ये चैप्टर की ये यूनिट के का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो जो अपचायक शर्करा होती हैं 2 प्रकार, अगर फेलिंग विलियन के साथ अपचयन करती है तो अपचायक होंगी। इन कैरेक्टर्स को जो फॉलो करता है वो अपचायक शर्करा होती है, और जो इसके अगेंस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, अनअपचायक शर्करा। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को हम इक्षु शर्करा भी कहते हैं या गन्ने की शर्करा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये गन्ने से प्राप्त की जाती है। ये वाइट, श्वेत, क्रिस्टलीय और ठोस होते हैं। इनका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में विलयशील सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये जल में तो H2O में तो सॉल्यूबल हैं, लेकिन अल्कोहल व ईथर में ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं, जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो ईजीली बना लेते हैं, लेकिन इतनी ईजीली इनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं।
नेक्स्ट इनके गलनांक, अगर हम इनके गलनांक बिंदु से ऊपर, अगर हम इनके गलनांक बिंदु से ऊपर इनको गर्म करते हैं तो ये एक ब्राउनिश कलर का, भूरे कलर का एक पदार्थ बना लेते हैं जिसे कैलोमल कहते हैं। नेक्स्ट ये सांद्र H2, अगर हम सांद्र H2SO4 की बात करें, अगर हम H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये एक ब्लैक कलर का एक पदार्थ बनाता है जो पूर्ण रूप से कार्बन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अगर इसके ध्रुवण गुणकता को देखें तो ये दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक होता है। दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है और इसके विशिष्ट गुणन कोण का मान 66.5 डिग्री प्लस के 66.5 डिग्री होता है। प्लस का मतलब दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक। नेक्स्ट अगर हम इन्हें डाइल्यूट एसिड्स के साथ इन्हें जल अपघटित करें, इनका हाइड्रोलाइसिस करें तो करने पर क्या मिल सकता है हमें? ग्लूकोज, जिसे मैंने पहले बताया था, जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज होता है, वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है। तो क्या बनाएंगे? डाइल्यूट एसिड से जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसका जल अपघटन करके देखें तो C12H22O11 को हमने H2 मतलब जल अपघटित करा तो हमें क्या बनेगा? ग्लूकोज मिलेगा एंड फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज D प्लस ग्लूकोज होगा एंड D माइनस फ्रक्टोज होगा। ये जो D प्लस ग्लूकोज होता है इसके विशिष्ट गुणन का मान होता है +52 एंड D माइनस ग्लूकोज का होता है -92.6 डिग्री होता है। अगर मतलब कुल मिलाकर इन दोनों का अगर समणुक मिश्रण के बारे में देखा जाए तो इस कंडीशन में देखा जाए तो रिजल्टेंट के तौर पर ये माइनस में कुछ प्राप्त होगा। मतलब कौन सा ध्रुवण गुणक होगा? वामावर्त में चेंज हो जाएगा। प्लस मतलब अगर प्लस में आता है, ये अगर माइनस में आएगा, प्लस होता है तो दक्षिणावर्त, माइनस होता है तो वामावर्त। जब प्लस होगा तो वो दक्षिणावर्त होगा। तो हमने इसकी बात की थी, ये कैसा होता है? दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक होता है और प्लस के 66.5 डिग्री इसके गुणन कोण का, विशिष्ट गुणन कोण का मान होता है। लेकिन जब इसको जल अपघटित कर दिया जाता है तो D प्लस ग्लूकोज और D माइनस ग्लूकोज प्राप्त होता है। D प्लस ग्लूकोज का विशिष्ट गुणन +52 होता है और D माइनस फ्रक्टोज का विशिष्ट गुणन 92.6 डिग्री होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस में ही होगा। मतलब ये वामावर्त जल अपघटित होने के बाद ये वामावर्ती ध्रुवण गुणक हो जाता है। पहले दक्षिणावर्त था, वामावर्त ध्रुवण गुणक होता है। मतलब ये इसका प्रतीपन हो जाता है। अब ये क्या हो गया? इसका प्रतीपन हो जाता है। इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को क्या कहते हैं? इक्षु शर्करा का प्रतीपन कहते हैं। इक्षु शर्करा का प्रतीपन कहते हैं। और इस तरह जो ये शर्करा बनी है, सैकराइड बन रहे हैं, कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या होती हैं? प्रतीपित शर्कराएं कहलाती हैं। और यह अनअपचायक शर्करा होती हैं। और अनअपचायक शर्करा के कैरेक्टर्स कौन से थे? फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती, जो अपचायक के लिखाए थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट, अपोजिट। फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती, हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ ऑक्सिम नहीं बनाती, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं बनाती, और ये परवर्ती ध्रुवण गुणन प्रदर्शित भी नहीं करती। अब नेक्स्ट है सुक्रोज की स्ट्रक्चर। अभी हमने सुक्रोज के कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। अगर सुक्रोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में ना तो ग्लूकोज की इकाई का एल्डिहाइडिक समूह होता है, क्योंकि ग्लूकोज में ऊपर की तरफ क्या होता है? CH होता है, ना ही
फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा होती है, और अनअपचायक शर्करा होने का मतलब है कि सुक्रोज में ना तो एल्डिहाइड होगा ना कीटोन होता। अगर एल्डिहाइड और कीटोन होता वो अपचायक शर्करा होती और सारे गुणों का पालन करती है। लेकिन सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा हो जाती है, लेकिन जल अपघटन के बाद इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल सकते हैं। सुक्रोज जल अपघटन से पहले ना तो उसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है और ना ही कीटोनिक समूह होता है। इसलिए सुक्रोज की संरचना ऐसी होनी चाहिए, ना तो उसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक भाग हो ना ही कीटोनिक भाग हो, एल्डिहाइडिक भाग को ना ही कीटोनिक भाग हो। मतलब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इस तरह से जोड़कर जो सुक्रोज को बनाना है जिससे कि एल्डिहाइड और कीटोनिक जो ग्रुप वाला पार्ट है वो अलग हो जाए। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो एनोमेरिक टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। एनोमेरिक टाइप मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर। तो इस तरह से अल्फ़ा और क्या बोलते हैं, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध 4 प्रकार से बन सकता है। फर्स्ट है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरा है अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसाइडिक, तीसरा बीटा अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक, और नेक्स्ट है बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरह से सुक्रोज में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक समूह नहीं होते, लेकिन सुक्रोज जल अपघटित करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह होते हैं। हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इस तरह से जोड़ना है कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह नहीं होंगे, जिससे हमें सुक्रोज मिल सके। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो एनोमेरिक ग्रुप होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह से जोड़ें? पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा फ्रक्टोज जोड़ें। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज हों, बीटा ग्लूकोज अल्फ़ा फ्रक्टोज हो, बीटा ग्लूकोज और बीटा ही फ्रक्टोज है। अब हमें कंफर्म कैसे होगा कि सुक्रोज में अल्फ़ा अल्फ़ा है या अल्फ़ा बीटा है, बीटा अल्फ़ा है, बीटा बीटा है? तो इसके आगे देखें तो एक शर्करा होती है माल्टेज, शर्करा नहीं, एंजाइम होता है, एंजाइम। इस एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ सकता है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है, जल अपघटित कर सकता है। लेकिन ये जो माल्टेज एंजाइम होता है वो अल्फ़ा बॉन्ड के लिए विशिष्ट होता है, मतलब ये अल्फ़ा बॉन्ड को ही तोड़ता है, इसके लिए स्पेशल है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा एक बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोसाइड, मेथिल बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोसाइड एक ऐसा एंजाइम भी होता है जो मेथिल बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोसाइड को भी जल अपघटित कर सकता है। मतलब किन्हीं तो ऐसे एंजाइमों की बात की गई है जो अल्फ़ा और बीटा बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, उनके लिए स्पेशल होते हैं। अल्फ़ा बॉन्ड और बीटा बॉन्ड के में मतलब जैसे अगर हमने सुक्रोज में ये देखना है कि अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज अल्फ़ा इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी से मिलकर ग्लूकोज बनता है। तो क्या होगा कि हम इस निष्कर्ष निकाला कि इसमें कौन सा, इसमें सुक्रोज में अल्फ़ा बीटा प्रकार का बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब कैसे कंफर्म किया कि अल्फ़ा बीटा प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है? हमने क्या किया, जब सुक्रोज को माल्टेज एंजाइम द्वारा तोड़ा सुक्रोज को, तो वो किस में टूट गया? ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसमें अल्फ़ा प्रकार का एनोमर था। क्योंकि माल्टेज अल्फ़ा बॉन्ड्स के लिए ही, अल्फ़ा टाइप के बॉन्ड्स के लिए ही विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है।
इससे ये विशिष्ट होता है, इससे ये कन्फर्म हो गया, मतलब उसमें एक अल्फा प्रकार का बॉन्ड है। अब हम दूसरा बात करें बीटा प्रकार का, मतलब एक अल्फा कार्बन से बना है, दूसरा बीटा प्रकार के कार्बन। अगर हम दूसरे भी की बात करें तो एक एंजाइम है जिसका नाम नहीं क्लियरली दिया है आपकी बुक्स में, लेकिन उस एंजाइम के बारे का स्पेशल कैरेक्टर बताया है कि वो एंजाइम मेथिल बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड को तोड़ता है, मतलब बीटा प्रकार के बॉन्डों को तोड़ता है, और वो भी सुक्रोज को तोड़ सकता है। मतलब ऐसे जो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड्स को तोड़ते हैं वो सुक्रोज को भी तोड़ सकते हैं, मतलब उसमें अल्फ़ा बीटा प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब हम इसके बेसिस पर अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाकर सुक्रोज की संरचना को, सुक्रोज की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? इसमें ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसमें ग्लूकोज की अल्फ़ा रूप है और फ्रक्टोज का बीटा रूप है। अल्फ़ा रूप ये रहा, अगर इसमें OH ऊपर H नीचे उठता तो ये कौन सी फॉर्म हो जाती? बीटा फॉर्म। इसी तरह इसको इसकी अल्फ़ा फॉर्म में ये चेंज। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसमें से यहाँ से H और यहाँ से OH किसका निष्कासन कर देंगे? H2O। H2O निकलने के बाद इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों जुड़ जाएंगे। ये जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से प्रकार का होगा? अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमें कैसे पता लगा अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है? जो दो प्रकार के एंजाइम बताए थे उसमें एक एंजाइम बताया था माल्टेज एंजाइम, अल्फ़ा बॉन्ड के लिए विशिष्ट होता है, और दूसरा वाला बीटा फॉर्म। मतलब ये था कि वो दोनों एंजाइम अल्फ़ा बीटा प्रकार की बॉन्डिंग को ही तोड़ते हैं, और इसके अलावा अल्फ़ा बीटा इस प्रकार की बॉन्ड, बीटा अल्फ़ा प्रकार की बॉन्डिंग होती है तो उसको तोड़ने में ये असमर्थ होते। ग्लूकोज सारे फैक्ट्स के आधार पर कंक्लूज़न निकला कि जो सुक्रोज होता है उसमें अल्फ़ा बीटा प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगर हम इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज में कौन सी है? पायरेन या फ्यूरेन? पायरेन बले, तो क्या होगा? पायरेनोसाइड। इसमें बीटा डी फ्रक्टो, ये फ्यूरेन है तो फ्यूरेनोसाइड, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। इसके बाद दूसरा होगा लैक्टोज और माल्टोज। तो हम पहले माल्टोज ले लेते हैं। माल्टोज किन किन से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। मतलब अगर हम माल्टोज को जल अपघटित करें तो ग्लूकोज की इकाई बनेगी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।